हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज हम करेंगे न्यूटन का सूत्र। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूटन का सूत्र जो है हम उत्तल लेंस के लिए निकालेंगे और ये वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच एक रिलेशन हमें बताता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा C। यहाँ हमने मान ली कि एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी है O डैश, और ये वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर इसके प्रथम फोकस इसका इधर होता है, ये F डैश प्रथम फोकस और अनंत के बीच में रखी हुई है। तो यहाँ से हम दो प्रकाश किरणें लेंगे इसकी, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दूसरी जो फोकस से होकर जाएगी। तो ये गुण जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रकाशिक किरणों के, कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है किरण वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर हमारा, इसे हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, जो ये यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो ये इसका जो द्वितीय फोकस होगा इस साइड में जो होता है F, तो ये यहाँ पर ये इसका मुख्य फोकस F है। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। और जो फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्योंकि फोकस से होकर आई है तो यहाँ से अपवर्तन के बाद ये इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब ये इस तरह से, क्योंकि ऊपर से चल रही किरणें नीचे काट रही हैं तो जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा I डैश। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये B और ये C। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंसेस हम लेंगे वो इस तरह से लेंगे। प्रथम फोकस से वस्तु की जो दूरी है इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इधर F डैश है, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी है। बिल्कुल इसी तरह से इधर प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस दूरी हो गई, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x डैश हमने ले ली। तो इन चारों चीज़ों में ही ये रिलेशन हमें बताएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी आप प्रकाश से किरणों से रिलेटेड कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें प्रकाश किरणों की डायरेक्शन जरूर बताएंगे। अगर आप ये डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये जो है आपका चित्र गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किसी ना किसी दिशा में तो चलेगा ही। तो यहाँ पर न्यूटन का सूत्र क्या है? न्यूटन का सूत्र हम लिखते हैं, न्यूटन के सूत्र के अनुसार इसके अनुसार यदि किसी लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां क्रम से F डैश व F है तथा
प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x हो तो क्या होगा? तो x डैश इक्वल्स टू f इंटू एफ डैश। ये हमारा न्यूटन का सूत्र है। यहाँ लिखेंगे इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। अब हम इसका सत्यापन करेंगे, उत्पत्ति जिसे कहते हैं, प्रूफ। तो हम इसमें लेंगे माना लेंस द्वारा वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब चित्रानुसार आई डैश पर बनता है। ठीक है, इसी में सारी आपकी सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम चित्र बना रहे हैं तो चित्रानुसार वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ठीक है, चित्रानुसार में आपकी जो दूरियां हैं, जो भी चीजें हैं, सब अपने आप इसी में डिफाइन हो जाती हैं। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? इसमें हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 4 त्रिभुज में कौन कौन सा? एक तो है ओ डैश एफ, एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज ओ डैश एफ डैश है ना। और दूसरा समकोण त्रिभुज बना एफ डैश सी बी, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। फिर तीसरा समकोण त्रिभुज बनता है CAF, ये वाला नंबर 3। और चौथा बनता है FI डैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में ये वाली, यहाँ से हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये 90 डिग्री का है, इसमें ये 90 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हैं। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड और फिर थर्ड और फोर्थ। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ डैश एफ डैश व त्रिभुज एफ डैश सी बी, यानी फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल समरूप है। समरूप त्रिभुज की जो क्वालिटी होती है कि उसमें संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो सेम होता है। संगत भुजाएं होंगी जो सेम एंगल के सामने वाली होंगी। जैसे इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली भुजा ओ डैश और इसके सामने वाली भुजा BC। ठीक है, इन दोनों का अनुपात। तो यहाँ से हमारे पास हम लिख लेते हैं ओ डैश अपॉन BC। ठीक है, फिर इसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, और तीसरा एंगल ये वाला, ये भी इक्वल होगा। तो हम इसके तीसरे एंगल के सामने वाली भुजा ये है OF डैश, और इसमें तीसरे एंगल के सामने वाली भुजा CF डैश। तो ये दोनों संगत भुजाएं होंगी। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? जिसका हम पहले ऊपर लिया है हमने जिसकी भुजा, उसी की भुजा इधर भी ऊपर ही लेंगे, यानी OF डैश अपॉन CF डैश। तो ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ठीक, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ओ डैश के बाद ये CB में ये मुख्य अक्ष है और ये रेखा यानी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इन दोनों के बीच की ये दूरी जो BC है आई डैश के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
परंतु बी सी इक्वल्स टू आई आई डैश। तो हम यहाँ पर बी सी की जगह आई आई डैश लिख देंगे, इसलिए ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हम आते हैं ट्रायंगल थर्ड और फोर्थ पे, बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये दोनों ट्रायंगल्स में भी ये सामने सामने के कोण, ये एंगल इक्वल हैं, ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे अब त्रिभुज कौन सा, सी ए एफ व त्रिभुज एफ आई आई डैश समरूप है। समरूप त्रिभुज में फिर वही कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में इस वाले एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसके सामने वाली इधर भुजा सी ए और इसके संगत यहाँ भुजाएगी आई आई डैश। तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन आई आई डैश इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इस तीसरे एंगल के सामने वाली भुजा इसमें हो गई सी एफ और इसमें सामने, इसके सामने वाली भुजा हो गई एफ आई। तो हम लिखेंगे सी एफ अपॉन एफ आई। यहाँ फिर वही देखते हैं कि देखिए ये जो सी ए है, हमने कहा था कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ओ ओ डैश और ये सी ए इक्वल होनी चाहिए। यानी सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश। तो परंतु सी ए इक्वल्स टू है ओ ओ डैश, तो हम यहाँ सी ए की जगह ओ ओ डैश लिख देंगे, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ भी ये अनुपात ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश के बराबर है और यहाँ पर ये अनुपात ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में भी बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। अब हम देखते हैं ओ एफ डैश किसके बराबर है। देखो ओ एफ डैश इधर से नापेंगे हम दूरी, तो ये है एक्स डैश, तो माइनस एक्स डैश लेंगे इसको क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डैश अपॉन सी एफ डैश। सी एफ डैश यानी ये इसकी फोकस दूरी एफ डैश, तो ये भी विपरीत दिशा में, तो माइनस आ जाएगा माइनस एफ डैश। फिर सी एफ यहाँ से द्वितीय फोकस की दूरी एफ, तो ये सी एफ की जगह हो गया एफ अपॉन एफ आई यानी एक्स डैश, ये पॉजिटिव के साथ ही आएगा, सॉरी ये एक्स है यहाँ पर, ये मैंने इसमें गलत लगा दिया है बच्चों, आई एम सॉरी, ये एक्स है, एक्स डैश इधर आएगा। तो ये हो गया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई के बाद इसकी मल्टीप्लाई के बाद। यहाँ पर इससे पहले हम इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ से एक्स डैश इक्वल्स टू एफ डैश। और यही क्या है, यही न्यूटन का सूत्र है, यही न्यूटन का सूत्र है। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।